नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। भयानक यात्रा और माँ काली का अद्भुत मंदिर भाग चौथा आपके समक्ष लेकर हाजिर है। पिछले भाग में हमने देखा कि हितेश और विवान सो नहीं पाते। नींद ना आने की वजह से उनकी आंखें लाल और सूजन से बड़ी बड़ी हो जाती है। जगपति उनको पूछता है कि रात में नींद नहीं आई क्या। हितेश रात को हुआ घटनाक्रम विगत से बताता है। तभी वहां से कोई साधु उन पर हंसकर कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। अब आगे हितेश और जगपति जब बात कर रहे होते हैं, तभी कोई साधु वहां आता है और कहता है, तुमने जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। ये जिंदगी का खेल है बच्चे, मुश्किलों का सामना करके जिंदगी से लड़ना तो पड़ेगा। साधु वो बात कहकर चल देता है, लेकिन हितेश को वो बात सुनकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहां से जाते हुए साधु को आवाज लगाता है, अरे ओ भगवत, हमें स्पष्ट कुछ बताइए जो आप कहना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी परेशानी में हैं। साधु हितेश की आवाज सुनकर वहीं पे रुक जाता है और हितेश की तरफ बिना मुड़े कहता है, क्या जरूरत थी तुम्हें यहां आने की। हितेश उनको आश्चर्य से देखता है। उसको देखकर साधु फिर से कहता है, नहीं आना चाहिए था बच्चे तुम्हें यहाँ। यह मौत का कुआं है, यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। यहाँ तो मर जाता है या फिर ठहर जाता है। और भयानक हंसी के साथ वो साधु फिर उनकी तरफ मुड़ता है। लाल लाल आंखें, पूरे बदन पे मिट्टी, गले में बड़ी बड़ी माला, हाथ में जल पात्र, नंगे पैर, बड़े बड़े बाल जिसकी चोटी भी उसकी कमर तक लंबी, दाढ़ी के घने बाल और पीले नुकीले दांत। उसका ये रूप भयानक लग रहा था, लेकिन गंदे और मैले कपड़े में वो एक पागल इंसान जैसा दिख रहा था। आत्माएं आएंगी और जाएंगी, संकट भारी है तुम सब पर है, अगर डर गए तो मर जाओगे, वो साधु ने बोला। फिर साधु मुड़कर दूसरी तरफ चलने लग जाता है। हितेश कुछ बोले उससे पहले साधु वहां से चलते चलते गायब हो जाता है और जगपति और हितेश उसको देखते रह जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद जगपति हितेश को कहता है, भाई साहब, भूतों का माया जाल है यहां पर, लेकिन मैंने कभी ये साधु को गांव में नहीं देखा। जो अनजान था लेकिन आपके बारे में से सब जानता था। हितेश ने कहा, जगपति, आभास हो रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा रहने वाला है। यह साधु उसी की तरफ इशारा करके गया है। जगपति और हितेश फिर से जिस तरफ साधु गया था उसी तरफ देखकर खोली के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद विवान हितेश से कहता है, अब हमें जल्दी से थाना पहुंचकर बर्मन की रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। यह सुनकर हितेश भी हामी में अपना सर हिलाता है। जगपति जल्दी से सबके लिए दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर देता है और वो भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। गाड़ी थाने की तरफ जा रही थी और सबको अजीब अजीब ख्यालात सता रहे थे। जूली और डिम्पल तो पुलिस के नाम से ही डर जाते थे, जहां किस्मत उनको वहीं लेके जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग थाने के आगे पहुंच गए और गाड़ी थाने के बाहर खड़ी थी। जगपति और हितेश थाने में जाने के लिए नीचे उतरे और बाकी सब लोग उनके पीछे पीछे आने लगे। थाने की हालत एक बंद इमारत जैसी थी। मकड़ियों ने बाहर की तरफ दीवारों पे जाले बना के रखे थे। पेड़ों को लताएं सूख गई थी जो मकान के छज्जे पर लटक रही थी। पुराने जमाने का दरवाजा था और इमारत कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। वो लोग थाने को इस हालत में देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि ये थाना है या कोई भूतिया मकान। बाहर की तरफ एक रस्सी से बंधा हुआ देसी कुत्ता सो रहा था और एक पानी का मटका एक टूटी हुई टिपोई पे रखा हुआ था। ये देख के उनके कदम रुक गए। फिर वो लोग सब चीजों को अनदेखा करके अंदर चले गए। अंदर की तरफ एक काला, मोटा और कदरूपा इंस्पेक्टर अपने पैरों पे पैर चढ़ाए सो रहा था। उसके मुंह पे उसने टोपी रखी हुई थी और दोनों पैर दूसरी चेयर पे रखे हुए थे। उनके दूसरी तरफ बूढ़ा सा हवलदार हाथ में अखबार से खबरें पढ़ रहा था और एक कांस्टेबल एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में सूट्टा लेके चाय के मजे ले रहा था। सुबह सुबह थाने का ये माहौल देखकर हितेश असमंजस में पड़ गया और वो जगपति की तरफ देखने लगा। जगपति ने उसको इशारा किया शांत रहने का। फिर जगपति बोला, कोतवाल साहब, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। जगपति की आवाज सुनकर सोया हुआ इंस्पेक्टर उठ जाता है,
लेकिन उसकी नींद खराब होने के कारण वो झुंझला जाता है। उसका मुंह जैसे किसी ने काली कोयले की परत लगा दी हो ऐसा दिख रहा था। काली और बड़ी मूंछें उसका चेहरा और ज्यादा भयंकर बना रही थी। उसकी आंखें बड़ी और गोल थी, जिसके अंदर उसने सुरमा लगा रखा था। पास में अखबार पढ़ रहे हवलदार की नजर सबके ऊपर जाती है और वो फिर से अखबार पढ़ने लग जाता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। कांस्टेबल जब सबको देखता है तो उसकी नजर पहले लड़कों से गुजरते हुए लड़कियों पे जाती है और फिर सिर्फ लड़कियों पे टिक जाती है, जो साफ साफ उसकी खराब नीयत दर्शा रही थी। क्या रिपोर्ट दर्ज करवानी है? काकर्ष आवाज में इंस्पेक्टर ने गला साफ करते हुए पूछा। उसकी आवाज में थोड़ा रूखापन भी था। हमारा दोस्त कल रात से गायब है, हितेश ने कहा। कहां से गायब हुआ? फिर से इंस्पेक्टर ने पूछा। हितेश ने कहा, किले के बाहर से। फिर हितेश ने बर्मन और उसके गायब हो जाने के बारे में सब बात इंस्पेक्टर को बताया। पूरी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने हितेश से कहा, यहां जो गायब होता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए रिपोर्ट लिख ही लेता हूं। वो ऐसे बोल रहा था जैसे उसको इंसान की कोई कीमत ही ना हो। वो हवलदार को आवाज लगाकर कहता है, सुरपाल, इनकी रिपोर्ट लिख लो। सुरपाल ने कहा, जी साहब। सूरपाल बर्मन के बारे में पूरी जानकारी लेके एक एफआईआर तैयार करता है, जिसमें बर्मन की पूरी जानकारी होती है। तब सूरपाल हितेश से कहता है, बर्मन के घर वालों को सूचित करना पड़ेगा। क्या आपने उनको सूचित किया है? हितेश अपना सिर ना में हिला देता है। अब सूरपाल एक नजर इंस्पेक्टर की तरफ देखता है तो इंस्पेक्टर हितेश को कहता है, कानून के अनुसार कोई व्यक्ति अगर गायब हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद लिखी जाती है, लेकिन ये किले से संबंधित केस है जहां हमें ऊपर से ऑर्डर है कि अगर कोई इंसान गायब होता है तो समय ना देखकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करना है। लेकिन आपके सब उनके दोस्त हो, ना ही उसके रिश्तेदार। हमें बर्मन के पिता से बात करनी पड़ेगी, जहां उनको यहां हुई हर घटना के बारे में हमें उनको बताना पड़ेगा, तो उनको सूचित करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कानून की सूची में हम भी अपराधी माने जाएंगे, तो आप लोग भी हमारा सहयोग करें। यह सुनकर हितेश अंदर से कुछ ज्यादा ही विचलित हो जाता है। वो सोचता है कि अगर बर्मन के पापा को पता चला कि बर्मन गायब है तो उन सब की खैर नहीं होगी। ऊपर से सबके घर में परेशानी खड़ी हो जाएगी। वो अलग से वो सोचने लगता है कि उसको कहीं कोई रास्ता मिल जाए जिससे उसको थोड़ा समय भी मिल जाए और बर्मन के पिता को अभी ये खबर भी ना पहुंचे। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसको कोई उपाय ना मिला। सब लोग चुपचाप से एक कोने में खड़े थे और देख रहे थे कि हितेश क्या निर्णय लेता है। हितेश के निर्णय लेने पे उनकी सांस अटकी हुई थी। थोड़ी देर बाद हितेश कहता है, ठीक है, हम उनको सूचित कर देते हैं, लेकिन उनको यहाँ आने में समय लग जाएगा। ये सुनकर सूरपाल कहता है, समय क्यों लगेगा उनको यहाँ आने में? वो व्यवसाय से लैंडलॉर्ड है, उनको अपने काम से ज्यादातर विदेश में रहना पड़ता है। कई बार वो 6-6 माह तक भी अपने घर नहीं लौटते हैं। भारत के अलावा उनका कई और देशों में भी ये व्यवसाय है, वर्चस्व है। ये बात हितेश ने कही। उनसे मिलने के लिए भी बर्मन को उनके पर्सनल असिस्टेंट से बात करनी पड़ती थी, तब जाके बर्मन उनसे बात कर पाता था। एक घर में रहकर भी वो कई महीनों तक नहीं मिल पाते। कैसी बात है ये? इंस्पेक्टर महिमाल ने कहा कि कैसी बात है सूरपाल, आजकल माँ बाप अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए समय नहीं दे रहे। पैसे बच्चों से बढ़कर होता है क्या? आजकल यही तरीका हो गया है शहर में हर जगह विदेश जैसा माहौल नजर आता है। जिंदगी दिखावे में गुजरते हैं। वहां लोग करीब और गरीब में कोई अंतर नहीं रहा। हाँ सर जी, सुना है कि शहर में अपना कोई हो तो सिर्फ पैसा है, सूरपाल बोला। फिर महिपाल ने हितेश से कहा, ठीक है, लेकिन उनको जल्दी से सूचित कर दो। उनके फोन नंबर और घर का पता लिखवा दो। हम हमारे तरीके से कोशिश करेंगे। हितेश ने बर्मन के पिता का फोन नंबर, उनका पता सूरपाल को दिया। हो सके तो इनको अभी फोन करके इस मामले में अवगत करवाओ। सूरपाल इंस्पेक्टर की बात सुनकर
बर्मन के पिता से संपर्क करने के लिए 2-3 कॉल लगाता है, लेकिन सुरपाल को बर्मन के पिता का फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर मिलता है। ये बात चल ही रही थी, तब बाहर सोया हुआ कुत्ता अजीब सी हरकतें करने लगा। वो अजीब तरीके से रोने लगा और रस्सी से छूटकर भागने की कोशिश करने लगा। रस्सी से छूट नहीं पाया तो रस्सी को दांतों से काटने की कोशिश करने लगा। कुत्ते की ऐसी हरकतें देख के महिपाल चौकी के दरवाजे पे आया। कुत्ते की अचानक से ऐसी हालत देखकर वो वहीं खड़ा हो गया। कुत्ता अभी भी रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा था। सुरपाल जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ कर आया और कुत्ते को अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी आंखें अपने हाथों से बंद कर दी और उसके कानों पे मोटा सा कपड़ा डाल दिया। थोड़ी देर के बाद कुत्ता शांत हो गया और अपनी दुम सुरपाल की तरफ देख के हिलाने लगा। सुरपाल चौकी में से पानी लेके आया और कुछ मन में बोल के कुत्ते के चारों ओर 3 बार पानी घुमा के पानी को थाने के बाहर जाके फेंक आया और कुत्ते के सिर पे हाथ फिरा उसको वहीं बिठा दिया। थोड़ी देर बाद सूरपाल और महिपाल दोनों अपने अपने मेज पर बैठ गए। उनको पता था कि सबको ये चीज विचित्र लगेगी जो कुत्ते ने किया। तब सूरपाल ने सबकी आंखों में वो प्रश्न भी पाया। किसी को ना बोलते देख सूरपाल खुद बोला, शायद आपको ये घटना कुछ विचित्र जरूर लगी होगी, लेकिन ये यहाँ कई बार होता है, ये हमारे लिए सामान्य है। हितेश ने सूरपाल से पूछा, लेकिन ये कुत्ता ऐसा कर क्यों रहा था? क्या उसको कोई बीमारी है? सूरपाल बोला, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुत्ता बीमार है, सामान्य गांव नहीं है महाशय। ये कुत्ता को जब भी यहाँ कोई अदृश्य आत्मा का अनुभव होता है या दिखता है तब ये ऐसी हरकतें करता है। कहते हैं बुरी आत्माएं और साया कुत्ते को पहले दिख जाता है। हितेश सूरपाल से कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे दोस्त की जांच कब तक चालू होगी? सूरपाल ने मन में बोला, मिलेगा नहीं तो जांच क्या करें? फिर उसने हितेश से कहा, आज से ही, अभी से ही आपके दोस्त को खोजने का कार्य हम चालू कर देते हैं। किले का मामला है तो ढूंढने में समय लग सकता है, लेकिन जल्दी से आपके दोस्त को ढूंढ लें, इतनी कोशिश करेंगे। यह सुनकर हितेश सूरपाल को धन्यवाद बोलकर बाहर निकल आता है और उसके पीछे पीछे सब लोग भी थाने से बाहर की तरफ आ जाते हैं। वो कुत्ता अभी भी दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था और वो उनके सामने देख के खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो उनके सामने भौंकना चालू करता है। सब एक नजर कुत्ते पे डाल के गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी फिर से गांव की तरफ चल देती है और कुत्ता जब तक गाड़ी दिखती है तब तक भौंकता रहता है। थाने के अंदर से सूरपाल उसको आवाज देता है, क्या हुआ बगीरा, चुप हो जा। और फिर सूरपाल उसको प्यार से पुचकारता है। सूरपाल की आवाज सुन के बगीरा सूरपाल की तरफ देखता है और अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है और वहीं फिर से बैठ जाता है। गाड़ी में बैठ हितेश ने जगपति से पूछा, जगपति गांव में सब चीजें ऐसी ही है, भूतिया और डरावनी? जगपति बोला, हाँ, गांव में इमारत से लेके हवाएं सभी नकारात्मक चीजों से भरी हुई है। यहां से कोई गांव से अपना घर खाली करके भी नहीं जा सकता। अगर कोई प्रयास भी करता है तो रास्ते में कोई ना कोई तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इसी कारण आज भी लोग डरते हैं और यहां से कहीं और नहीं जा पाते। जगपति की बात सुनकर सबकी आंखें और नम हो गई। कहां वो इस किले पे घूमने आए थे और कहां मुसीबतों में फंसे जा रहे थे, कहां आराम से शहर में रह रहे थे और कहां यहां आने के बाद मुसीबतों ने उनके घेरा डाल दिया था। मुसीबत के कारण सबको अब अपने घर की और घर वालों की याद आने लगी थी। अब आगे क्या होगा, उसके डर से लड़कियां रोने लगी थी और लड़के अवसाद में बैठे हुए थे। कच्चे रास्तों की वजह से गाड़ी के पहिए धीरे धीरे घूम रहे थे और समय के पहिए की गति जैसे रुक सी गई हो। और लड़कियों की आंखों में आंसू देख के जगपति को भी दुख का आभास होता है। वो लड़कियों को देखकर बोलता है, आप रोइए मत, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। दूसरी तरफ लड़के तो जैसे हिम्मत ही हार चुके थे। आंखों में उदासी और मुंह पे एक बवंडर सी दुख की लहर साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि अब वो लोग जान चुके थे कि यहां से बाहर निकलना तो कठिन है। वो लोग जहां फंसे हैं वो ऐसा माया जाल है जिसको तोड़ना ज्यादा ही कठिन है। जब तक बर्मन नहीं मिल जाता वो यहां से निकलने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। बस एक अकेला जगपति ऐसा था जिसे सबका दुख और चिंता देख के
वो ज्यादा दुख महसूस कर रहा था। उसका अपना कोई दुख नहीं था, लेकिन फिर भी वो उन सब से ज्यादा दुखी दिख रहा था। गाड़ी अब गांव की तरफ चल रही थी। तभी हितेश किसी को देखता है। वो अचानक से जगपति को गाड़ी रुकवाने के लिए बोलता है। जगपति गाड़ी रुकवाता है और हितेश को पूछता है, क्या हुआ भाई साहब? हितेश कहता है, मैंने यहां किसी को देखा जो एक अघोरी जैसा दिख रहा था। आप सब यहीं रुको, मैं देख के आता। पीछे की तरफ एक छोटी सी कुटिया थी जो एक बांस के टुकड़ों से बनी हुई थी। उसके ऊपर की तरफ सूखे घास से छत बनाई थी। उसके अंदर मात्र एक इंसान के बैठने की जगह थी। गाड़ी लगभग कुटिया से 100 मीटर आगे चल चुकी थी, इसलिए हितेश धीरे धीरे चल के उस कुटिया की तरफ आता है। गाड़ी जहां रुकी थी वो 2 गांव के बीच का एक घना पेड़ों वाला रास्ता होता है, जहां किसी का होना भी आश्चर्यचकित वाली बात थी। हितेश का मन घबरा रहा था और उसके पैर कुटिया के नजदीक जाने से उसको मना कर रहे थे, लेकिन उसको जैसे कुटिया की तरफ आकर्षण महसूस हो रहा, वैसे चलते चलते वहां पहुंच जाता है। कुटिया के बाहर दोनों तरफ 2 बड़ी बड़ी इंसान की खोपड़ियां पड़ी होती हैं, जैसे वो कुटिया के पहरेदार हों। आसपास किसी कच्चे मांस की बदबू आ रही थी और कुछ मंत्र के जाप भी उसको सुनाई दे रहे थे। उसने कुटिया के सामने की तरफ जाके देखा तो एक इंसान ध्यान में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसको देख के हितेश को लगता था कि वो इंसान बंद आंखों से भी उसे देख रहा हो। वो इंसान के शरीर पे हड्डियों की माला थी, बदन पे किसी का मांस लपेटा हुआ था जो दिखने में किसी जानवर का लग रहा था। हितेश कुटिया के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर कुटिया के आगे रखे हुए खोपड़ियों के बीच में अदृश्य शक्ति के कारण फंस जाता है। वो अपना पैर उठा के वापस ले लेता है। वो फिर से कुटिया में जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसका पैर वहीं पे आके रुक जाता है और वो आगे नहीं जा पाता है। दूर से हितेश को देख रहे सब लोग भी आंखों को मसलते रह जाते हैं। अंदर की तरफ से एक आवाज आ रही होती है, ओम श्रम श्रम कम वम भूम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। डिंपल और जूली गाड़ी से उतर के हितेश के पास आ जाते हैं। तब हितेश फिर से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से निष्फल होता है। ये देखकर बारी बारी से डिंपल और जूली भी अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका भी यही हाल होता है। जगपति गाड़ी से उनको आवाज लगाता है, कृपया करके यहाँ की चीजों और लोगों से दूर रहो। तो बहुत अच्छा है भाई साहब। उसकी आवाज में अब डर दिख रहा था। विवान और सतीश जैसे चूहे के बिल में घुस गए वैसे ही गाड़ी में बैठे हुए थे। जगपति की बात सुनकर हितेश, डिंपल और जूली गाड़ी के पास आ गए और हितेश ने जगपति के पास आकर कहा, लेकिन ये है कौन? जगपति ने कहा, यहाँ कई लोग ऐसे मिलेंगे जो ध्यान में बैठे होंगे, लेकिन उनकी माया में मत फंसो। पहले भी कहा था, अभी भी आपको कहता हूं, माया जाल है ये गांव। यहाँ की हवाओं पे भी बुरी चीजों का राज है। उनको छेड़ोगे तो खुद मुसीबत मोल लोगे आप। फिर जगपति ने हितेश की तरफ मुंह करके बोला, भाई साहब क्या लगता है आपको ये लोग क्या कर रहे होंगे? हितेश ने कहा, दिखने में तो ये लोग कोई अघोरी की भांति लगते हैं, हो सकता है वो लोग कोई तपस्या कर रहे हों। जगपति कहता है, ये वो लोग हैं जो यहाँ मरे हुए लोगों की आत्मा को अपने वश में करके उनका बुरे चीजों में इस्तेमाल करते हैं। उनके आसपास की चीजों में भी बुरी आत्माएं रहती है। जगपति की बात सुनकर डिंपल और जूली इतना डर गए कि वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। उनकी हिम्मत अब पीछे मुड़कर देखने की भी नहीं हो रही थी। जगपति ने कहा, आपने वहां कोई मंत्र भी सुना होगा। वो मंत्र भूतों और आत्माओं को अपने वश में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वो भूतों को वश में कर लेते हैं तो उनसे अपना मनचाहा काम करवाते हैं। बेहतर होगा कि हम यहाँ से जल्दी से रवाना हो जाएं। जगपति के कहने पर हितेश गाड़ी में बैठ गया। वो सोच रहा था कि क्या भूतों को भी वश में किया जा सकता है, लेकिन उसके अपने विचार का झोला बांध दिया और जगपति से बोला, ये लोग भूतों को अपने वश में कर सकते हैं तो गांव में लोग गायब कैसे हो रहे हैं? जगपति ने बोला, भाई साहब हम एक मजदूरी का काम जानते हैं, हमें ये सब चीज में ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन थोड़ी बातें सुनी है और थोड़ा अपनी समझ से कहता हूं
कि ये लोग भगवान को नहीं भूतों को मानने वाले हैं। ये लोग भूतों को खुश करने के लिए कई बेजुबानों की बलि भी चढ़ा चुके हैं। ये लोग जब भी गांव आते हैं तो वो किसी न किसी जानवर की बलि चढ़ाने हेतु जानवर खोजने आते हैं। उनकी बलि चढ़ा के उनका ही चमड़ा अपने शरीर पे लगा लेते हैं और अपने कार्य को सफल बनाते हैं। अब यहाँ के लोग गायब कहाँ हो रहे हैं, वो आज तक कोई जान नहीं पाया है। और ये सब बात हमने सिर्फ सुनी है, अपनी आंखों से कभी देखी नहीं है। जगपति ने बात को खत्म करते हुए कहा। हितेश जगपति को लाचार नजर से देखता है, फिर आंखों में विषाद के साथ नजरें रास्तों की तरफ कर लेता है और वो बोलना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हितेश अब चुप हो जाता है। उसका मन अब बर्मन के बारे में सोचने लग जाता है। जो बंदा उसे यहाँ लेके आया था वही यहाँ से गायब हो चुका है और ऊपर से सब लोग जैसे चक्रव्यूह हो वैसे ही गांव में फंस चुके हैं। उनके यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा, ना ही बर्मन को ढूंढने का रास्ता। तभी जगपति कहता है, भाई साहब, वैसे आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। आपने वैसे भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, तो यहाँ आपके दोस्त को ढूंढने का कार्य पुलिस करेगी। यहाँ रहोगे तो परेशानियां कभी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगी। जगपति की बात सुन के हितेश और सब सोचने लग जाते हैं। उनको लगता है कि जगपति की बात गलत भी नहीं है, लेकिन बर्मन के परिवार को वो लोग क्या जवाब देंगे। दूसरी तरफ वो साधु की बात उसको याद आती है कि वो लोग यहाँ आके फंस चुके हैं, तो यहाँ से वो लोग कैसे निकल पाएंगे। यही सब हितेश के मन में चल रहा होता है। तभी जगपति हितेश को कहता है, चलो भाई साहब, अपना गरीब खाना आ चुका है। जगपति हितेश को सोचते हुए देख कहता है, ज्यादा ना सोचिए भाई साहब, यहाँ अगर कोई भी खबर आएगी आपके दोस्त की तो मैं आपको अवगत करवा ही दूंगा। बस हो सके तो आप यहाँ से जल्दी चले जाइए। जगपति की बात पे हितेश एक तिरछी नजर जगपति पे डालता है और गाड़ी से नीचे उतर जाता है। सबके गाड़ी से उतरने के बाद जगपति गाड़ी के पास जाकर उसके ड्राइवर से कहता है, अगर मरम्मत हो गई हो तो हमारी गाड़ी जल्दी से घर भिजवा देना। ये बोल के जगपति सबको लेके अपने घर के बाहर पड़े खाट के बाजू में जाके नीचे बैठ जाता है। सतीश अभी भी जगपति के पिता के कारण खोली में जाने से डरता था, तो सब लोग उसके साथ भी वहीं खाट पे ही बैठ जाते हैं। जगपति हितेश से पूछता है, भाई साहब, क्या सोचा है आपने? आप शहर चले जाओगे ना? हितेश कुछ सोचकर जगपति को कहता है, कैसे जाएं जगपति चाचा, दोस्त किले से गायब हो चुका है। इस गांव में कुछ बातें घटी हैं हमारे साथ, वो अब यहां से जाने के लिए भी हिम्मत नहीं दे रही। बर्मन को मुसीबत में छोड़कर हम कैसे चले जाएं, आप ही बताओ। हितेश की बात सुनकर जगपति कहता है, भाई साहब, आप लोग जैसे दोस्त मिल जाए तो उससे नसीब वाला कोई हो ही नहीं सकता। और मन में डर और उदासीनता होने के बावजूद भी आप लोग अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहते। ये आजकल के लोगों में ऐसा कहाँ होता है। हमने तो सुना है कि शहर के लोग पैसे से दोस्ती करते हैं, लेकिन आज देखा कि दोस्ती में पैसे की कीमत नहीं होती है। जगपति की बात सुनकर हितेश और उसके दोस्तों को जैसे किसी ने उनको अमृत दवा खिलाई हो वैसी शक्ति का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे बातों में शाम ढलने लगी और झिंगूरों की आवाजें आने लगी। रात का खाना खाने के बाद सब बाहर की तरफ आसमान के नीचे बैठे हुए थे। सुशीला भी आज उन सबके साथ वहीं पे बैठी हुई थी। जगपति सुशीला को कहता है, हमारे बच्चे होते तो आज इनकी उम्र के तो होते ही ना। सुशीला ने कहा, हाँ। सुशीला बोली, हाँ, लेकिन हमारे भाग्य में बच्चे ही नहीं लिखे भगवान ने। और वो बोलते बोलते उदास हो गई। जगपति और सुशीला की बातचीत सुन के सबको उनके बारे में बुरा लगा, लेकिन तभी हितेश ने सुशीला को कहा, हम आपके बच्चे जैसे ही हैं, आप हमें आपके बच्चे ही माने। हम यहाँ हमारा दोस्त खो जाने के बाद आए, तब से जगपति चाचा ने और आपने हमारा ख्याल अपने बच्चों की भांति किया है। आपने हम सब से यहाँ आए हैं, तब से हमारे लिए हमारे माता पिता जैसा स्नेह रखा है। हमें यहाँ कोई भी बात की तकलीफ नहीं होने दी है।
हितेश की बात सुनकर सुशीला खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपने पल्लू को अपने चेहरे पर रख दिया, जिसकी वजह से उसके आंसू किसी को ना दिखे, लेकिन सबको समझ में आ गया कि सुशीला की आंख भर आई है। जगपति भी हितेश की बात सुनकर अंदर से भावुक हो चुका था और उसका गला भर आया था। हितेश ने जब जगपति को देखा तो हितेश और विवान ने उनके कंधे पे हाथ रख के उनके कंधों को सहलाने लगे। थोड़ी देर तक किसी ने कुछ बोला नहीं, सब बस चुप से हो गए थे। जगपति को जैसे कुछ समय के लिए खुशियों का पोटला मिला हो, वैसे अंदर से खुश हो रहा था कि किसी ने उसको अपने पापा की तरह माना। हितेश और उनके दोस्तों को जरूरत के समय अपने घर से दूर किसी ने परिवार की तरह रखा, वो भी सबके लिए चमत्कार से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद सबकी चुप्पी तोड़ते हुए हितेश ने कहा, जगपति चाचा, सोने का समय हो चुका है, तो हम सोने चलते हैं। वैसे भी कल का दिन कैसे जाने वाला है वो भगवान ही जाने। ये कहने के बाद हितेश खाट पे जाके अपना बिस्तर जमाने लगा। जगपति ने अभी हामी में अपना सिर हिलाया और जगपति और सुशीला दोनों अंदर चले गए। उनके पीछे पीछे विवान, डिम्पल और जूली भी खोली की अंदर की तरफ चले गए। सतीश और हितेश खाट पे बाहर ही सोने की कोशिश करने लगे। तभी सतीश ने हितेश को कहा, हितेश, पुलिस बर्मन को ढूंढ पाएगी क्या? बर्मन मिलेगा कि नहीं? उसकी आवाज में डर था। हितेश उसको संभालते हुए कहता है, हाँ सतीश, बर्मन जल्दी ही मिल जाएगा, भले ही कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे भरोसा है कि बर्मन को कुछ नहीं होगा। सतीश ने फिर पूछा, लेकिन ये गांव की हर एक चीजों से अब डर लगने लगा है हितेश, क्या हम यहां से निकल पाएंगे कभी? हितेश सतीश को कहता है, सतीश, जब बर्मन मिल जाएगा तब हम यहां से जरूर शहर चले जाएंगे। सतीश ने हितेश की बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है और सोने के लिए आंखें बंद कर लेता है, लेकिन हितेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कब और कैसे सब ठीक होगा। सोचते सोचते उसको काफी समय हो जाता है और उसको नींद नहीं आती है। वो आंखें आसमान की तरफ खुली रख के पड़ा होता है। तभी अचानक से सतीश उठ के चलने लगता है। उसकी आंखें खुली होती है, लेकिन वो नींद में चल रहा होता है। वो धीरे धीरे वही झाड़ियों की तरफ जाने लगता है जहां वो पहले गया था। हितेश की उस पे अचानक से नजर जाती है। वो सतीश को आवाज लगाने वाला होता है। तब उसको ख्याल आता है कि वो उसका पीछा करे। वो हल्के कदम से उसके पीछे पीछे जाता है। सतीश एक लाश की तरफ चला रहा होता है। उसके चलते समय ना हाथ हिल रहे होते हैं, ना गर्दन। कदम भी उसके खिंचाव से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे आगे बढ़ रहे होते हैं। हितेश झाड़ियों से उसको देखते देखते आगे बढ़ रहा होता है। तभी अंधेरे में सतीश कहीं और दिशा में मुड़ जाता है। ज्यादा अंधेरा होने के कारण हितेश उसको देख नहीं पाता है। आसमान में से शशि की रोशनी के कारण झाड़ियों में हल्का सा प्रकाश फैला हुआ था, लेकिन कई जगहों पर पेड़ों की वजह से रोशनी कम थी। हितेश आसपास में झाड़ियों को दूर करके सतीश को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सतीश का कोई अता पता नहीं मिलता। उसके चेहरे पे चिंता की लहरें आ जाती हैं और वो टॉर्च के लिए अपने जेब में मोबाइल ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसको याद आता है कि जगपति से बात करते करते उसने मोबाइल अपने खाट पे ही छोड़ दिया था। सतीश का कहीं अंधेरे में चले जाने के बाद हितेश झाड़ियों में यहां वहां देखता है, लेकिन उसको सतीश आसपास में तो कहीं पर नहीं दिखता। वो सोचता है कि रात को जगपति को जगाकर उसको सतीश के बारे में सूचित किया जाए, लेकिन फिर सोचता है कि जगपति के साथ साथ सबकी नींद खराब होगी, तो वो वहीं पे झाड़ियों में देखने की कोशिश करता है। हितेश को कोई विकल्प नहीं दिखता सिवा सतीश के लौट के आने तक का इंतजार करने का। वो फिर से जगपति के घर की तरफ चला जाता है। वो सतीश का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर में झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आती है। सतीश नींद में चलते हुए वापस अपने खाट पे आ जाता है। अभी वो आ ही रहा होता है, लेकिन इस बार का नजारा कुछ अलग सा होता है। सतीश के कपड़े काफी गंदे हो चुके होते हैं।
बालों में मिट्टी भरी रहती है और पैरों में से कांटों के लगने की वजह से खून निकल रहा होता है। ये सब तो ठीक था, लेकिन हितेश तब डर जाता है जब उसके हाथ में किसी का खून लगा हुआ होता है। दोनों हाथ के नाखून से लेके पूरे हाथ खून से भीगे हुए होते हैं। सतीश के कानों पे कहीं पर घिसाड़ने की वजह से चमड़ी निकल गई होती है। सतीश की ये हालत देख के हितेश को लगता है कि वो नींद में किसी को नोच के आया है। सतीश पहले की तरह ही अपने खाट के सामने आके रुक जाता है और उसका मुंह फूलने लगता है और अचानक से वो मुंह से किसी फुहारे की भांति जमीन पर वोमिट कर देता है। ये देख के हितेश सतीश को थोड़ा दूर हट जाता है। सतीश फिर से धीरे धीरे झुकने लग जाता है और वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। हितेश हतप्रभ सा वहीं उसको देखता रहता है। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद उसको एहसास होता है कि सतीश अब सो चुका है। वोमिट की वजह से सतीश के आसपास से गंदी बदबू मारने लग जाती है। हितेश जैसे तैसे सतीश को उठाता है और घाट में उसको सुला देता है। सुलाते समय उसकी नजर सतीश के नाखून पे जाती है। वो अपने मोबाइल को खाट से ले आता है और सतीश के हाथ पे टॉर्च लगा के देखने लग जाता है। सतीश के हाथ की हालत देख के हितेश की आंखें चार हो जाती है। डर जाता है, वो थोड़ा पीछे हट जाता है। जो खून सतीश के हाथों में लगा था वो किसी और का नहीं, खुद सतीश का ही होता है। उसके दोनों हाथों के नाखून आधे से ज्यादा टूट चुके थे। सतीश की सब उंगलियों में से खून निकलकर उसके हाथों को भिगो रहे थे। नाखून को कहीं ठोस चीजों पे घिसा हुआ वैसे निशान उसकी उंगलियों पे बने हुए थे। हथेलियों में भी खून जम गया था, जो कि फफोले की तरह दिख रहा था। सोचने वाली बात यह थी कि इतना ज्यादा घाव हो जाने के बाद भी सतीश को दर्द भी नहीं हो रहा था और वो चैन की नींद सो रहा था। हितेश को अब मन में डर बैठ जाता है कि फिर से सतीश उठ के कहीं चला ना जाए। वो सतीश के नजदीक में खराब हुए फर्श को साफ करता है और वहीं पे बैठ जाता है। वो सतीश की निगरानी रखने के लिए अपने खाट पे सतीश पे नजरें जमाए बैठा रहता है, लेकिन हितेश सतीश को देख रहा होता है। तब थकान की वजह से अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और वो वहीं पे सोने लगता है। थोड़ी देर के बाद हितेश को किसी के हंसने की आवाज आती है। वो अपने खाट पे हाथ दे के उठता है। उसकी आंखें अभी भी खुल नहीं रही। तभी उसकी धुंधली सी नजर सतीश की खाट पे जाती है। खाट पे कोई भी नहीं होता। सतीश उसे वहां नहीं दिखता है। वो अपनी बंद होते हुए आंखों को ऊपर की तरफ उठा उठा के सतीश को खाट पे ढूंढने की कोशिश करता है। अंधेरे की वजह से उसको कुछ दिख नहीं रहा होता, लेकिन उसको फिर से हल्की सी किसी के खिसकने की आवाज आती है। वो अब चौकन्ना हो जाता है। वो रोशनी करने के लिए अपने मोबाइल ढूंढता है। जैसे ही वो मोबाइल की टॉर्च को चालू करके अपने खाट की तरफ घुमाता है, तभी हितेश के खाट के ऊपर सतीश पैर को मोड़ के बैठा हुआ होता है। सतीश एक भयानक सी मुस्कुराहट के साथ उसको देख रहा होता है। हितेश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका गला सूखने लग जाता है। उसके पैर धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लग जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी फिर से सतीश गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हुए हंसने लग जाता है। उसके मुंह से लार टपकती हुई दिखती है। उसकी आंखों में लाल रंग का गहरापन आने लग जाता है, जो टॉर्च की रोशनी में ज्यादा ही डरावना लगने लगता है। हितेश हड़बड़ी में पीछे की तरफ भागने की कोशिश करने लग जाता है। तभी उसका संतुलन खराब हो जाता है और वो गिर जाता है। उसका सिर जमीन पर जोर से टकराता है और उसके सिर से खून निकलने लग जाता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब वो बेहोश हो जाता है। जब सुबह में जगपति उठ के बाहर की तरफ जाता है, तब वो बाहर का दृश्य देख के डर जाता है। जगपति को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो तुरंत दौड़कर खोली के अंदर की तरफ जाता है
और वो जल्दी से सबको उठाता है और सबको उठा के बाहर की तरफ ले आता है। बाहर का नजारा देख सब भौचक्के रह जाते हैं। सबकी नजरें बाहर पड़े हुए सतीश और हितेश पे जाती है। हितेश खोली के बाहर की तरफ बेसुध सब पड़ा सबको दिखता है। हितेश के सिर पे निकला हुआ खून उसके सिर पे जमसा गया हुआ होता है। दूसरी तरफ सतीश बेहाल सा खाट के नीचे की तरफ दोनों हाथों को फैला के पड़ा हुआ होता है। जगपति ने सुशीला को कहा, सुशीला अंदर से जल्दी से जाके मरहम पट्टी लेके आओ। फिर जगपति ने विवान की मदद से दोनों को खाट पर सुलाया। सतीश और हितेश की ये हालत देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि रात को ऐसा तो क्या हुआ जिसके कारण दोनों की ऐसी हालत हो चुकी है। सतीश की हालत देखने के बाद तो वो लोग ज्यादा ही परेशान दिखने लग गए। तभी सुशीला मरहम पट्टी का सामान लेके आई और जगपति ने हितेश और सतीश को जहां घाव लगे हुए थे वहां दवाई लगा के पट्टी को बांध दिया। रात से आ रही बदबू अभी भी हल्की सी आ रही थी, जिसकी वजह से जगपति ने वहां लकड़ियों को जलाकर उसमें गाय के कंडे डाल दिए, जिसकी वजह से बदबू थोड़ी देर में दूर होने लगी। थोड़ी ही देर बाद दर्द से कराहता हुआ हितेश का शरीर हिला और हितेश ने आंखें खोली। उसके सिर में घाव लगने की वजह से उसको ज्यादा ही दर्द हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अनायास ही अपने सिर के आसपास रख दिए। उसके हाथ जब सिर पे गया तब उसको एहसास हुआ कि उसका सिर टकराने की वजह से फट गया था और उस पे पट्टी लगी हुई थी। उसको सोचने से याद आता है कि रात को सतीश उसके सामने बैठ के विचित्र तरीके से हंस रहा होता है। उसका डरावना चेहरा देख के वो हड़बड़ी में गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है उसको याद ही नहीं होता। तभी वो खाट से उठने की कोशिश करता है, लेकिन गिरने की वजह से उसके बॉडी में अंदरूनी घाव लगे होते हैं जो दर्द कर रहे होते हैं। उसके मुंह से दर्द की कराहने की आवाज निकल जाती है। जगपति ये देख के समझ जाता है कि हितेश उठने की कोशिश कर रहा है। तभी जगपति उसको पीछे से हाथ दे के उठाता है। वो जगपति को देखकर पूछता है, सतीश कहाँ है जगपति चाचा? जगपति उसको पीछे की तरफ इशारा करके बताता है कि सतीश वहीं पे सोया है। सुशीला अभी भी उसके हाथों पे से खून साफ कर रही होती है। हितेश के आसपास डिंपल, जूली और विवान खड़े होते हैं और उनके मुंह पे डर साफ साफ दिख रहा होता है। तभी जगपति हितेश को पूछता है, भाई साहब आप ठीक तो है ना? हितेश गहरी सी सांस लेके कहता है, अभी तक तो ठीक हूं। हितेश का दिमाग अब हवा की भांति विचारों से तेज चल रहा होता है। उसकी गहरी गहरी सांसें उसका डर और उसकी घबराहट को सबके सामने प्रस्तुत करता दिख रही थी। जगपति को हितेश के जवाब से संतुष्टि नहीं होती। वो फिर से हितेश से पूछता है, भाई साहब हमें बताइए ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप दोनों बच्चों की हालत ऐसी हुई है? हितेश का जवाब सुनने के लिए सब हितेश की तरफ अधीरता से देख रहे थे और हितेश की आंखें सबको ऐसे देख रही थी जैसे वो सबको क्या बताए, और रात की बात बताएगा सबको तो सब लोग और ज्यादा डर जाएंगे। वो मन में कुछ विचार करता है और जगपति से कहता है, जगपति चाचा हमें अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा, रात को क्या हुआ वो हमें अभी कुछ भी याद नहीं है। जगपति हितेश की बात से समझ गया था कि हितेश अभी कुछ बताना नहीं चाहता है। वो हितेश के सामने देखता है और हितेश जगपति को अपनी तरफ देखते हुए देख उस पे से अपनी नजर चुरा लेता है। क्या जगपति जान पाएगा कि रात को क्या हुआ था? सतीश की ये हालत कैसे हुई थी? हितेश रात की घटना सबको बताएगा या नहीं? क्या सोच रहा है हितेश? जल्दी मिलेंगे हम आपसे भयानक यात्रा और मां काली के मंदिर के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।